क्षत्रिय समाज सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का अंबाला पहुंचने पर क्षत्रिय समाज ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के जिला अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री का सम्मान स्वरूप पगड़ी पहनाकर व राजपूत सभा व अन्य सदस्यों ने तलवार भेंट करके केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्षत्रिय समाज में नया जोश भरने का काम किया। इतिहास के पन्नों में दर्ज क्षत्रिय समाज की वीर गाथाओं का जिक्र करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। इस बार ये चुनाव हर बार के चुनाव की तरह आम चुनाव नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग विचारधाराओं का चुनाव है। देश में एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है जो सनातन का परचम बुलंद करना चाहती है, जबकि दूसरी विचारधारा वो कांग्रेस और ईडी गठबंधन है जिसके नेता सनातन को बीमारी बताते हैं, जो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव सीधे रूप में सनातन और सनातन के विरोधियों के बीच में है। उन्होंने कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की संस्कृति सनातन का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव के बीच में कहते हैं कि अगर मोदी जीता तो सनातन जीत जाएगा, सनातन की ताकत बढ़ जाएगी। आज का ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक बार फिर सनातन और सनातन के विरोधियों के बीच में ये चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती है, जो इस भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता का सम्मान और इसके मानबिंदुओं का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में काम करने वाला वो गठबंधन। अब कांग्रेस के नेताओं के बयान आपने सुने होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने चुनाव के बीच में ये बात कही कि अगर मोदी जीता तो सनातन जीत जाएगा, सनातन की ताकत बढ़ जाएगी। कांग्रेस के बड़े नेता, इस देश के गृह मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, पी चिदंबरम, उनके पुत्र ने यह बयान दिया जो सांसद है कि सनातन संस्कृति जहर के समान है, इसको तुरंत इस देश से समाप्त होना चाहिए। उन्हीं के गठबंधन के एक हिस्से जो तमिलनाडु में सरकार है, डीएमके की सरकार के मुख्यमंत्री का बेटा और जो सरकार में खुद मंत्री है, उस मंत्री ने एक कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का अनायास कहीं स्टेटमेंट नहीं दी, जिस कार्यक्रम का शीर्षक ये था, जिस कॉन्फ्रेंस का जिस उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया था, एब्रोगेशन ऑफ सनातन फ्रॉम इंडिया, भारत से सनातन को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, इस शीर्षक वाले संगोष्ठी में उसने भाषण देते हुए कहा कि ये सनातन कोरोना के जैसा है, ये सनातन कैंसर के जैसा है, ये सनातन धर्म डेंगू के जैसा है, और इन बीमारियों को जिस तरह से समाप्त होना चाहिए उस तरह से शीघ्रता से सनातन संस्कृति को समाप्त होना चाहिए। मैं आज इस मंच पर खड़े होकर के क्षत्रिय परिवार के बीच में एक बात कहना चाहता हूं। जिस संस्कृति को बचाने के लिए 2000 साल तक हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, उस संस्कृति को मिटाने के लिए जो लोग कल्पना लेकर के सामने खड़े, क्या हमारा खून इतना पतला हो गया कि हम अपने व्यक्तिगत छोटे छोटे विषयों को लेकर के या फैलाई गई किसी एक भ्रांति को लेकर के आज हम सनातन संस्कृति को मिटाने की कल्पना करने वालों के साथ खड़े होने की या जो है कल्पना भी कर सकते। राजपूत समाज की नाराजगी जैसी चर्चाओं को लेकर भी मंच से बोलते हुए शेखावत ने कहा कि आज कुछ लोग समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं। क्या ऐसे झूठ फैलाने वालों के बहकावे में आकर हम सनातन और संस्कृति को खत्म करने वालों के साथ खड़े हो जाएंगे? शेखावत ने कहा कि यह समय छोटी छोटी बातों को भूलकर बड़ी लड़ाई का है, देश के साथ देश हित में खड़े होने का है। उन्होंने कहा कि आज लोग आकर आपके बीच में भ्रांतियां फैलाएंगे, लेकिन यह समय समाज बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का है, अपने सनातन संस्कृति के साथ खड़े होने का है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2014 से पहले देश अपने सभ्यता संस्कृति को खोने लगा था, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का गौरव लौट रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने देश में नए सूर्य और नई ऊर्जा का संचार किया है। आज हर दिन उगने वाले सूरज की किरण भारत का गौरव बढ़ाने वाला सूर्य उदय कर रही है। गजनी आए और उसके बाद में गुलाम आए और उन सब के बाद में एक लंबी श्रृंखला के बाद में इस 2000 साल के इतिहास में मुगल इस भारत में आए। मुगलिया सल्तनत के भी लगातार लगभग 300 साल के इस इतिहास के बाद में अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी इस देश में आए और सबने अपने अपने तरीके से, अपने अपने तौर तरीकों से तलवारों की धारों के आधार पर, की ताकत के आधार पर
इस देश की सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए, निस्त नाबूद करने के लिए, पद्दलित करने के लिए हमले किए। लेकिन हमारे पूर्वज वो इतने समर्थ थे कि अपने भुजाओं की ताकत के आधार पर अपने सिर दे दे करके उन्होंने इस सनातन संस्कृति को बचा करके, इसके सम्मान को बचा करके रखा। आज अगर भारत में ये सनातन संस्कृति जिंदा है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि हमारे पूर्वजों के पुरुषार्थ के चलते हुए जिंदा है। अगर इस देश में हिंदुत्व है और इस देश में हिंदुत्व बचा हुआ है तो वो क्षत्रियों के बलिदान के चलते हुए बचा हुआ है। मैं जिम्मेदारी के साथ में ये बात कहता हूं। मध्यकालीन भारत का इतिहास, औरंगजेब ने जब भारत को हिंदू विहीन कर दूंगा ये संकल्प लेकर के जब प्रयाण किया और उसने देश में जबरन धर्मांतरण का प्रयास किया, कोशिश की, तब मारवाड़ में वीर दुर्गादास राठौड़ ने जिस तरह से कूटनीतिक तरीके से काम किया, एक साधारण राजपूत के घर में पैदा हुआ हुआ व्यक्ति, एक साधारण सिपाही के घर में पैदा हुआ हुआ व्यक्ति अपने सामर्थ्य, अपने बुद्धि कौशल और अपने वीरता के आधार पर उसने इस देश में हिंदुत्व को बचाने के लिए काम किया। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ और इस बात को किसी भी इतिहासकारों के बीच में उस डिबेट में इसको सिद्ध भी कर सकता हूँ। आज का ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक बार फिर सनातन और सनातन के विरोधियों के बीच में ये चुनाव हो। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती है, जो इस भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता का सम्मान और इसके मानबिंदुओं का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए काम कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में काम करने वाला वो गठबंधन। अब कांग्रेस के नेताओं के बयान आपने सुने होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने चुनाव के बीच में ये बात कही कि अगर मोदी जीता तो सनातन जीत जाएगा, सनातन की ताकत बढ़ जाएगी। कांग्रेस के बड़े नेता, इस देश के गृह मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, पी चिदम्बरम, उनके पुत्र ने यह बयान दिया, जो सांसद है, कि सनातन संस्कृति जहर के समान है, इसको तुरंत इस देश से समाप्त होना चाहिए। उन्हीं के गठबंधन के एक हिस्से, जो तमिलनाडु में सरकार है, डीएमके की सरकार के मुख्यमंत्री का बेटा और जो सरकार में खुद मंत्री है, उस मंत्री ने एक कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का अनायास कहीं स्टेटमेंट नहीं दी, जिस कार्यक्रम का शीर्षक ये था, जिस कॉन्फ्रेंस का जिस उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया था, एब्रोगेशन ऑफ सनातन फ्रॉम इंडिया, भारत से सनातन को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, इस शीर्षक वाले संगोष्ठी में उसने भाषण देते हुए कहा कि ये सनातन कोरोना के जैसा है, ये सनातन कैंसर के जैसा है, ये सनातन धर्म डेंगू के जैसा है, और इन बीमारियों को जिस तरह से समाप्त होना चाहिए उस तरह से शीघ्रता से सनातन संस्कृति को समाप्त होना चाहिए। मैं आज इस मंच पर खड़े होकर के क्षत्रिय परिवार के बीच में एक बात कहना चाहता हूं, जिस संस्कृति को बचाने के लिए 2000 साल तक हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, उस संस्कृति को मिटाने के लिए जो लोग कल्पना लेकर के सामने खड़े, क्या हमारा खून इतना पतला हो गया कि हम अपने व्यक्तिगत छोटे छोटे विषयों को लेकर के या फैलाई गई किसी एक भ्रांति को लेकर के आज हम सनातन संस्कृति को मिटाने की कल्पना करने वालों के साथ खड़े होने की, या जो है कल्पना भी कर सकते, ऐसा विचार रखने वालों के साथ में खड़े हो सकते। मैं जिम्मेदारी के साथ में आपको एक बात कहना चाहता हूं, आज जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। वो याद करिए, महाराणा सांगा का युद्ध आप ही के पड़ोस में हुआ था। महाराणा सांगा के समय में पहली बार ऐसा अवसर आया था जब क्षत्रिय सेना जो है वो संख्या में ज्यादा थी, लेकिन चुनाव वो उस युद्ध को हार गए, क्योंकि हमारे ही कुछ लोगों ने फैलाई गई एक भ्रांति के चलते हुए जाकर के दुश्मनों के खेमे में खड़े होना स्वीकार कर लिया। ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ इतिहास, लेकिन समय की सीमितता, आप लोग दूर दूर क्षेत्र से आए हुए, आप लोगों को वापस अपने गांव ढाणी तक पहुंचना होगा। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। कभी मनदीप राणा जी और कोई इतिहास का कार्यक्रम रखिएगा, मैं इन सारे विषयों पर विस्तार से आपके सामने चर्चा कर सकता हूं। ऐसे अनेक अवसर आए जब हम उस निर्णायक युद्ध में सामने खड़े खड़े देखते रहे, या हम में से कुछ लोग जो है दूसरे खेमे में जाकर के खड़े हो गए। हमने सामूहिकता के साथ में काम नहीं किया, वरना उस समय के इतिहास देश का बदल गया हो। अगर राणा सांगा के उस युद्ध में
उनके बहनों ही अगर सामने 30,000 घुड़सवार लेकर के सामने के पक्ष के साथ न मिल गए होते, एक छोटी सी भ्रांति को लेकर के न मिल गए होते, तो भारत का इतिहास शायद आज दूसरा होता, ये इतिहास बदल गया होता। ऐसे उदाहरणों के ऊपर विचार करते हुए आज हमको इस समय में इस बात की कल्पना करने की आवश्यकता है कि चुनाव होने वाले और दो तरह की ताकतें इस देश में चुनाव के मैदान में। ये सामान्य साधारण चुनाव नहीं, यहां बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे, अनेक बार आपने चुनाव में वोट दिया हो। अब से पहले हमने जब कभी भी चुनाव में लगभग 17 बार सांसद के चुनाव हुए, लगभग इतनी बार विधानसभाओं के चुनाव हुए, और उसके अतिरिक्त जिला पंचायत के, ब्लॉक पंचायत के, गांव में सरपंच के, कोऑपरेटिव के। मेरी उम्र लगभग 55 साल हो गई है। आप लोग हमारी जितनी उम्र है भी ज्यादा बार वोट दिया हो। जो बुजुर्ग लोग हैं विराजे, मारवाड़ी बोलूं कि हिंदी बोलूं? मारवाड़ी। जो आपने 55 साल में जितने वोट दिए होंगे, आजादी के बाद में जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उन्होंने जितनी बार वोट दिया होगा मेरी उम्र से ज्यादा होगा। हमने वोट किस आधार पर दिया अब तक? या तो क्या होगा हमने कि हमारी जाति का आदमी खड़ा है, या हमारा कोई रिश्तेदार खड़ा है, पंचायत का चुनाव होगा तो, या हम अपने धर्म के नाम पर वोट दिया होगा। कभी हमने विचारधारा के नाम पर वोट दिया होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े या किसी और दल के साथ में जुड़े। कभी हमने सामान्यतया किसी के कहने से, कोई बड़े आदमी आ गए होंगे, कोई रिश्तेदार आए होंगे, उनके कहने से वोट दिया होगा। कभी गांव में किसी को जिताने के लिए तय कर दिया होगा गांव ने कि भाई अब की बार तो इस आदमी को सरपंच बनाना है, तो सबने मिलकर के केवल किसी को जिताने के लिए वोट दिया होगा। और कदे कदे खागरान जतकी होगी कि अब के दिन पटको की रड़क काटनी है तो भी खातर वोट दिया होगा। हमने ऐसे मिले जुले चीजों को लेकर के हमेशा वोट दिए। लेकिन अब की बार का जो चुनाव है, ये चुनाव अब से पहले हुए चुनावों से थोड़ा अलग है, और मैं यही निवेदन करने के लिए आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। ये जो चुनाव लोकसभा का हो रहा है, ये दो तरह की विचारधाराओं के बीच में चुनाव है।